फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे यूपी टेट के लिए एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो जितना हो सके अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से शुरू कर दीजिए। देखिए, यूपी टेट में 60 नंबर की पूछी जाती है एसएसटी पेपर 2 के लिए, तो जितने भी एमसीक्यू हैं सभी आपको कराने वाले हैं। चैनल को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी आगे की सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, क्लास देखने से पहले आप लोग इस क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन से। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस चालुक्य राजा ने हराया था? हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस चालुक्य राजा ने हराया था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने 618 ईस्वी के आसपास नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। इस विजय के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन द्वारा रचित 3 प्रसिद्ध नाटक कौन से हैं? तो हर्षवर्धन द्वारा रचित 3 प्रसिद्ध नाटक कौन कौन से हैं? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, पहला हो जाएगा प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, हर्षवर्धन राजा हर्ष जो वर्धन राजवंश के एक महान शासक थे, एक कुशल साहित्यकार और नाटककार भी थे। उन्होंने संस्कृत भाषा में 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना की थी। तो वह कौन कौन सी हैं? तो पहली है प्रियदर्शिका। यह एक 4 अंकों का नाटक है जो राजा उदयन और राजकुमारी प्रियदर्शिका की प्रेम कहानी पर आधारित है। और देखिए, दूसरी है रत्नावली। यह भी राजा उदयन और राजकुमारी रत्नावली के प्रेम प्रसंग पर केंद्रित एक प्रसिद्ध नाटिका है। और तीसरी है, देखिए, नागानंद। यह नाटक बौद्ध धर्म के प्रभाव को दर्शाता है और जीमूतवाहन के आत्म त्याग की कहानी कहता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो वह हो जाएगा कन्नौज। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। देखिए, हर्षवर्धन ने शुरू में थानेसर से शासन किया था, लेकिन बाद में अपनी बहन राजश्री की सुरक्षा और राज्य की प्रशासनिक सुविधा के लिए उन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित कर दी थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेंगसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री हेंगसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था हेंगसांग। देखिए, हेंगसांग लगभग 630 ईस्वी में भारत पहुंचा और उसने अपना काफ़ी समय सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में और प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने में बिता दिया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो किसने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। पहला हो जाएगा ईवी स्वामी पेरियार ने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था। देखिए, ईवी रामा स्वामी पेरियार 1925 में तमिलनाडु में स्वाभिमान आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था पिछड़ी जातियों को उनके नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना और एक ऐसा समाज बनाना था जहां सभी को समान सम्मान मिल सके। तो याद रखिएगा सभी पॉइंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फैयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो प्रसिद्ध चीनी यात्री फैयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वह हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। देखिए, फैयान एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जो 5वीं शताब्दी की शुरुआत में लगभग 399-412 ईस्वी में बौद्ध धर्म ग्रंथों की खोज में भारत आया था। देखिए, जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। लास्ट तक क्लास में जरूर बने रहिएगा।
और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने कितने स्कोर सही किए हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सभी इम्पॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली आपको ऐसी ही क्लासेस मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास, धन्वंतरि और वहामिहिर जैसे रत्न किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो कालिदास, धन्वंतरि और वहामिहिर जैसे रत्न किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो वह हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इनके दरबार में 9 रत्न 9 विद्वान रहते थे, जिनमें कालिदास, धन्वंतरि और वहामिहिर प्रमुख थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक कौन थे? तो वह हो जाएगा यहाँ पे बाण भट्ट थे। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक थे बाण भट्ट थे। देखिए बाण भट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित, हर्षवर्धन की जीवनी और कादम्बरी दुनिया के सबसे पुराने उपन्यासों में से एक है जो उसकी रचना की थी। तो याद रखिएगा, यह सभी पॉइंट क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर किसके माना जाता है? तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। देखिए श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा अधिराज की उपाधि धारण करने और साम्राज्य को वास्तविक शक्ति व पहचान दिलाने के कारण वास्तविक संस्थापक माना जाता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम को। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को भारत का नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देखिए इतिहासकार V.A. स्थिम ने उनकी सैन्य विजयों और वीरता के कारण उन्हें भारत का नेपोलियन कहा था, तो समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना किसने की थी? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हरिसेन ने की थी। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी तो हरिसेन ने की थी। देखिए हरिसेन गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो हरिसेन गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिसेन ने, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख भी कहा जाता है, समुद्रगुप्त की विजयों और उनकी उपलब्धियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के काल में कहाँ हुआ था? तो तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के काल में कहाँ हुआ था, किस जगह हुआ था? तो वह हो जाएगा पाटलिपुत्र में हुआ था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यह संगीति सम्राट अशोक के संरक्षण में लगभग 225 ईसा पूर्व आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस ने की थी। आयोजन का समय था, देखिए यह लगभग 251 ईसा पूर्व BCE में आयोजित की गई थी। किस स्थान पर की गई थी? तो पाटलिपुत्र वर्तमान पटना में की गई थी। संरक्षक शासक मौर्य सम्राट अशोक के संरक्षण में यह संगीति संपन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में सारनाथ स्तंभ से लिया गया शेर का चित्र किस शासक से संबंधित है? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में सारनाथ स्तंभ से लिया गया शेर का चित्र किस शासक से संबंधित है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अशोक से संबंधित है। देखिए भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष से लिया गया है, जिसे महान मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो अशोक के धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, प्रजा का नैतिक उत्थान और अहिंसा था। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए
समझते हैं। अशोक के धर्म नैतिक नियमों की एक संहिता थी जिसका उद्देश्य समाज में शांति, अहिंसा और लोगों के नैतिक आचरण में सुधार लाना था। इसमें माता पिता का सम्मान, जीवों के प्रति दया और सहिष्णुता पर विशेष बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख से मिलता है? तो अशोक का नाम अशोक के किस अभिलेख में मिलता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। देखिए, अशोक का नाम स्पष्ट रूप से मास्की और गुर्जरा अभिलेखों में मिलता है। इसके अलावा नेतुर और उडेगोलम के लघु शिलालेखों में अशोक का नाम उल्लेख है, जो इन अभिलेखों को अन्य प्रमुख शिलालेखों से अलग बनाता है, जहां उन्हें मुख्य रूप से देवना नाम पी देवताओं का प्रिय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन और उसके हृदय परिवर्तन की बात कही गई है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। देखिए, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के विनाश का वर्णन है और बताया गया है कि कैसे इस घटना ने सम्राट का हृदय परिवर्तन कर दिया, जिसके बाद उन्होंने युद्ध घोष को त्याग कर धर्म घोष को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो वह हो जाएगा, श्रीलंका में भेजा था। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, जितनी भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जितनी भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा और देखिए अपनी खुद की नोट्स ज़रूर बनाइए। इससे क्या होगा, देखिए आप बाद में रिवीजन भी कर सकते हैं और याद भी रहता है। तो जितना आप पढ़ते हैं उतना ही याद रहता है, इसलिए अपनी हैंड राइटिंग की ज़रूर नोट्स बनाइए और डेली पढ़िए। देखिए, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के संदेश को फैलाने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जिसे उस समय ताम्रपर्णी कहा जाता था, वहाँ भेजा था। देखिए, अशोक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी लेने की कोशिश किए हैं, इसीलिए जितने भी शासक हैं सभी का कराने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सभी का PYQ क्वेश्चन कराएंगे, जितना आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था? तो सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था? तो वह हो जाएगा कलिंग युद्ध के बाद। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। देखिए, सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के भीषण नरसंहार और तबाही को देखने के बाद अपना हृदय परिवर्तन किया और शांति के मार्ग को अपनाते बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो यह काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। देखिए, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था, वह हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पहली बार अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में आहत सिक्के क्या थे? तो प्राचीन भारत इतिहास के संदर्भ में आहत सिक्के क्या थे? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, सबसे पुराने धातु के सिक्के थे। देखिए, समझते हैं आहत सिक्के क्या थे। तो आहत सिक्के, देखिए, पंच मार्केट कॉइन्स भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं, जो मुख्य रूप से चांदी और तांबे से बने होते थे। इन्हें आहत इसलिए कहा जाता था। तो इन्हें आहत इसलिए कहा जाता था, क्या कारण है? देखिए, क्योंकि धातुओं के टुकड़ों पर विशेष प्रतीकों को ठप्पा मारकर
पंच करके बनाया जाता था, इसलिए उसे आहत सिक्के कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो वह हो जाएगा उष्णकटिबंध हो जाएगा, टॉरिड जोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विदेशी यात्री मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो प्रसिद्ध विदेशी यात्री मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। देखिए समझते हैं। देखिए मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था जिसे सेलुकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था और उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन भारत का विस्तृत वर्णन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो वह हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य था, मौर्य वंश का संस्थापक। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य कौटिल्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? तो चाणक्य कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? तो वह हो जाएगा विष्णुगुप्त था। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए चाणक्य को उनके मूल नाम विष्णुगुप्त के अलावा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। देखिए चाणक्य के दो नाम हैं, एक देखिए विष्णुगुप्त, एक कौटिल्य के नाम से जाना जाता है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो इंडिका नामक पुस्तक का लेखक था, वह हो जाएगा मेगास्थनीज हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आज ज़्यादा हिस्ट्री के क्वेश्चन लिए हैं, तो कल आपको देखिए जियोग्राफी और हिस्ट्री और पॉलिटी से तीनों देखने को क्वेश्चन मिलेंगे, तीनों से। देखिए मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था जिसे सेलुकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अपनी पुस्तक इंडिका में उसने मौर्यकालीन भारत के प्रशासन, समाज और भूगोल का विस्तार से वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सिक्कों, कागजी मुद्रा और उनमें संबंधित वस्तुओं के अध्ययन या संग्रह को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन ग्रंथ में बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख मिलता है? तो किस प्राचीन ग्रंथ में बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख मिलता है? तो वह हो जाएगा विनय पिटक में मिलता है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं तो एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, सभी इंपॉर्टेंट है। देखिए बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में से विनय पिटक में ही बौद्ध संघ के भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए अनुशासन और दैनिक जीवन के नियमों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो अभिलेखों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, एपिग्राफी कहा जाता है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो आस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे यजुर्वेद से लिया गया है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आस्तोमा सद्गमय का उल्लेख मुख्य रूप से बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद शुल्क यजुर्वेद का हिस्सा है, इसलिए इसे यजुर्वेद से लिया गया माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सामवेद को माना जाता है, भारतीय संगीत का वेद माना जाता है। देखिए सामवेद को भारतीय शास्त्रीय संगीत और कला का मुख्य स्रोत माना जाता है, क्योंकि इसमें ऋग्वेद की ऋचाओं को गाने के लिए संगीतमय रूप से संकलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ से लिखी गई प्राचीन पुस्तकों को क्या कहा जाता है?
तो हाथ से लिखी गई प्राचीन पुस्तकों को क्या कहा जाता है? तो वह हो जाएगा पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा जाता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र किस प्रकार का स्रोत है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, साहित्यिक स्रोत है। देखिए, कौटिल्य चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय राजनीतिक अर्थनीति और शासन व्यवस्था पर लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के अवशेषों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो प्राचीन काल के अवशेषों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे पुरातत्वविद कहा जाता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, पुरातत्वविद वे व्यक्ति होते हैं जो खुदाई के दौरान मिले भौतिक अवशेषों जैसे बर्तन, औजार और इमारतें का विश्लेषण करके अतीत के मानव जीवन का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो वह हो जाएगी प्रकलन समिति हो जाएगी। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय संसद की प्रकलन समिति सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी समिति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र का संबंध किस धर्म से है? तो यह क्वेश्चन अभी आपको करवा चुके हैं। देखिए, तो आपका राइट आंसर क्या है? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका राइट आंसर देखते हैं कौन कौन बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी तट पर हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? तो वह हो जाएगा निरंजना नदी, जो फल्गु नदी है। तो आपका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बिहार के बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो याद रखिए, देखिए, महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बिहार के बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और निरंजना नदी के तट पर हुई थी और पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह हो जाएगा लुम्बिनी में हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था? तो वह हो जाएगा सारनाथ में दिया था। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध वाराणसी के निकट सारनाथ ऋषिपत्तनम गए और वहां अपने 5 पूर्व साथियों को पहली बार शिक्षा दी, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। देखिए, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो वह हो जाएगा महावीर स्वामी थे। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद कैवल्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो याद रखिएगा। तो देखिए, आज के लिए ये बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और देखिए, मेरी एसएसटी की डेली क्लासेस चलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए, अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। अगर एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो वाकई में तो अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से शुरू कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके आज के सेशन में से कितने स्कोर बने हैं।